हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो आरआरबी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है 2024 में दिसंबर में, तो उसके टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी बच्चे आरआरबी आरपीएफ एनटीपीसी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, वो तो बिल्कुल स्किप ना करें। और आरपीएफ एसआई सीरीज़ की ये हमारी सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा देखिए, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2024 में, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, सबका जीके जीएस का सॉल्यूशन डाल दिया है। आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। बाकी हम सारी चीज़ें क्लास में ही याद करेंगे, तो पीवाईक्यू तो हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। और क्लास को कंप्लीट देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है, जो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो आप एक बार क्लास देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पीवाईक्यू की जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स रिकॉर्डेड अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 30 करोड़। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह ने 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या दर्ज की। तो आपको बताना है 2011 जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार इन स्टेट्स में से जो ग्रुप दे रखा है किसमें 30 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन थी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में 30 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं सेंसस के बारे में। 2011 के जो सेंसस हुआ था उसमें तो सिक्किम में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन थी। तो और जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382, जो वर्ल्ड की एवरेज है उससे कम है, उससे ज़्यादा है जो हमारी डेंसिटी है इंडिया की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिक्किम सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है और इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382। बाकी जो इंडिया की लिटरेसी रेट है वो है 74.04%। और मेल की जो लिटरेसी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ है ये। और मेल की जो लिटरेसी है वो 82.14% है। फीमेल की लिटरेसी 65.49% है। इनका डिफरेंस पूछा हुआ है एक सेट में, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था। और जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो है किसी स्टेट का है तो वो केरला का है 93.91%। और जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो है बिहार का 63.82%। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो जो पहला सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, जो सिंक्रोनस सेंसस था। ठीक है, उसके अलावा 1872 में लॉर्ड मायो ने स्टार्ट किया था ये सेंसस। मायो नॉन सिंक्रोनस सेंसस था ये, तो 1872 में। फिर इसके बाद 1881 में आया। तो अभी कंटिन्यू एवरी 10 ईयर में चलता है ये। ठीक है, अब जो 2021 में होने वाला था बट उसे अभी 2024-25 के लिए जो है पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड की वजह से। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये मायो वाला क्वेश्चन आया हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ था, नॉन सिंक्रोनस सेंसस था ये 1872 में। फिर उसके बाद जो ऑफिशियल सेंसस हुआ था सिंक्रोनस सेंसस 1881 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है और लिटरेसी रेट, इनका डिफरेंस पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और लोएस्ट लिटरेसी रेट ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये मेन क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए, इनको आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एवर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अगेंस्ट whom a motion for removal was initiated। तो निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ निष्कासन का प्रस्ताव शुरू किया गया था। तो कौन से थे वो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, तो वो थे जस्टिस रामास्वामी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये 1993 के आसपास स्टार्ट हुआ था ये, बट ये पास नहीं हो पाया था क्योंकि देखो
जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए, पहले क्या होता है, 100 मेंबर अगर लोकसभा में स्टार्ट होगा तो 100 मेंबर जो है सिग्नेचर करके देंगे, वो प्रपोजर्स देंगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्पीकर होते हैं जो लोकसभा के उन्हें, और राज्यसभा में होगा तो वहाँ पे 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देंगे, जो वहाँ पे चेयरमैन होते हैं उनके लिए। अब स्पीकर या चेयरमैन उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लो ये जो रिमूवल मोशन है ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने प्रपोजर्स का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये 3 मेंबर की कमेटी डिसाइड करेगी कि किस बेसिस पर हटाया जा सकता है, या तो मिसबिहेवियर के बेसिस पर, या फिर इनकेपेबिलिटीज़ पे। ठीक है, तो मिसबिहेवियर या इनकेपेबिलिटीज़। तो 3 मेंबर्स देखेंगे कि उनका फॉल्ट है या गलती है या नहीं है। तो फिर 3 मेंबर ने अगर मान लिया कि हाँ ये मोशन स्टार्ट किया जा सकता है, तो फिर इस 3 मेंबर की कमेटी के बाद फिर जो है मोशन वो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। तो इसको पास करवाने के लिए क्या होगा, तो देखिए ये रिमूवल मोशन है, जो इसमें देखिए जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, जितने भी ईच हाउस के मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर, स्पेशल मेजोरिटी से इसे पास करवाना होता है। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं लोकसभा के उसकी मेजोरिटी, ठीक है, लोकसभा के जितने मेंबर हैं उसकी मेजोरिटी, एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इतना आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के जितने मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के जितने मेंबर्स होंगे, मतलब कि ईच हाउस में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जितने भी होते हैं, और एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तब जाके ये रिमूवल मोशन है ये पास होगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट होता है, प्रेसिडेंट की असेंट लेनी होती है जब ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रिमूवल मोशन है, उनका जो जस्टिस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनका रिमूवल मोशन है। तो ये मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में, तो इतना आपको ध्यान रखना है। उनके लिए स्पेशल मेजोरिटी होती है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या जो लोग जो हाई कोर्ट होता है, उनके जो जस्टिस होते हैं, जो जज होते हैं, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, तो स्पेशल मेजोरिटी से ही हटाया जाएगा। और उनके जो इनिशिएशन स्टार्ट किया जाएगा वो जो 100 मेंबर्स हैं वो सिग्नेचर करके देंगे स्पीकर को, और राज्यसभा में 50 मेंबर्स सिग्नेचर करके देंगे चेयरमैन को। तो चेयरमैन उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं। 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे, फिर उसके बाद जब वो कमेटी एक्सेप्ट कर लेगी गलती है जज की, तो फिर उसके बाद ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, तो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उनका मेजोरिटी से उनके हाफ ऑफ मेजोरिटी जितनी रहती है, और एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये स्पेशल मेजोरिटी है, ऐसे ही राज्यसभा में पास होगा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोड द बुक द वाइट टाइगर। तो निम्नलिखित में से किसने द वाइट टाइगर पुस्तक लिखी, तो ये हैं अरविंद अडिगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब इनकी कुछ और बुक्स हैं वो भी देख लेते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछी गई हैं, और ये आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है इसमें भी पूछी गई हैं। तो इनकी देखिए ये बुक्स आपको ध्यान रखनी है। द वाइट टाइगर ये तो पूछी जा चुकी है ये। नेक्स्ट है लास्ट मैन इन द टावर और सिलेक्शन डे। ये तीनों बुक आपको याद रखनी है अरविंद अडिगा की। ठीक है, इस टाइम पे ये कुछ ज़्यादा ही एग्जामिनर का फोकस है इन पे, अरविंद अडिगा पे। तो अरुंधति रॉय की ये इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जा चुकी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, कई बार पूछी जा चुकी है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुस्लिम लीडर्स फर्स्ट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ टू नेशंस। तो निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने पहली बार 2 राष्ट्रों के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो कौन थे वो, जिसने टू नेशन थ्योरी दी है, फर्स्ट प्रोपाउंडेड की है, तो वो है मोहम्मद इकबाल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो मुस्लिम लीग का सेशन था 1930 के आसपास इलाहाबाद में, तब दिया था इन्होंने। ठीक है, वैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना है, इनका देखिए ये लीडर रह चुके हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, या मुस्लिम लीग के। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के जब टू नेशंस में
जब डिवाइड हुआ था 1947 का जो एक्ट आया था उसमें, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे 1947 में, जब पाकिस्तान और इंडिया का जो जब दो स्टेट्स बने थे, डोमिनियन ऑफ टू स्टेट्स, 1947 का जो एक्ट आया था उसमें। तो ये 14 अगस्त को 1947 को, तो ये गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जो टू नेशन का जो कंसेप्ट है जो प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम, तो वो मोहम्मद इकबाल ने किया था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5th। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। तो आपको बताना है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, फिजिक्स अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपने, तो देखिए द पहला ऑप्शन देख लेते हैं। द फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड और कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय सम डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्टेंस। तो ये तो नहीं है भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हिंदी वालों के लिए मैंने दे रखे हैं ऑप्शन, देख लें। देखो, स्प्रिंग को कुछ दूरी तक बढ़ाने या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल उस दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये नहीं है बिल्कुल भी फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी देख लेते हैं। वेन एवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड ए फोर्स ऑन अ सेकेंड ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं सी। द एक्सलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। बिल्कुल सही। तो यही है न्यूटन का सेकंड लॉ। फोर्स इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सलरेशन, यही होता है जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब ये वाला ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब ऑप्शन डी भी देख लेते हैं हम एक बार। An object at rest remains at rest, and an object in the motion remains in the motion at constant speed and in a straight line unless acted on by an unbalanced force। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये हिंदी वालों के लिए दे रखा है मैंने। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये है थर्ड लॉ, ये है सेकंड लॉ, और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फाउंडेशन ऑफ द जयपुर अतरौली घराना पर्टिकुलरली इन द रियलम ऑफ तबला प्लेइंग। तो निम्नलिखित में से किस जयपुर अतरौली घराने की नींव में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से तबला बजाने का दायरा। तो आपको बताना है कि जो जयपुर अतरौली घराना है उनके फाउंडर कौन थे। तो ये थे उस्ताद अलादिया खान। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो ये ध्यान रखना है आपको, जयपुर अतरौलिया घराना। अब दूसरे जो हमारे इसमें दे रखे हैं ऑप्शंस में, इनके बारे में देख लेते हैं। देखो, पंडित किशन महाराज, ये इंडियन तबला प्लेयर हैं और ये बिलोंग करते हैं बनारस घराना से और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला प्लेयर एसोसिएशन है इनका, तबला प्लेयर हैं और पंजाब घराना से एसोसिएटेड हैं। पंडित अनिंदो चटर्जी, ये इंडियन तबला प्लेयर हैं और फ़रुखाबाद घराना से एसोसिएटेड हैं। तीनों को याद रखना है आपको, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी हुआ है ऑप्शंस में, तो आपको तीनों याद रखने हैं। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। एक भी देखिए जो ऑप्शन है ना, हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे भाई बिल्कुल अच्छे से। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर बता दिया और छोड़ दिया, नहीं। क्योंकि इनमें से एग्जामिनर क्या करता है, जो ऑप्शन अब देगा नेक्स्ट एग्जाम में उसका ही आंसर बना देगा, क्योंकि उसके पास भाई क्वेश्चन बैंक ज़्यादा है नहीं। जितने भी क्वेश्चन आने थे आ लिए, अब उन्हें ही घुमा फिरा के देगा वो ऑप्शंस को ही। तो रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है इन वाले एग्जाम्स में, आरआरबी के में, एसएससी के में। तो आप जितना पीवाईक्यू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी और उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर इंप्रूव होगा, क्योंकि चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतनी चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कम पढ़ लो लेकिन रिवाइज अच्छे से कर लो। पीवाईक्यू को मॉक टेस्ट की तरह लगा लो। ये जितनी भी जो मैंने करवाई है एसएससी की जितनी भी सीरीज़ हैं, क्वेश्चन बैंक तो आपके पास इतना भरा पड़ा है पीवाईक्यू का, आप प्रैक्टिस कर लेंगे जीएस की
तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप उन सीरीज़ को भी देखिए जो एसएससी की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की करा रखी है मैंने। बाकी ये सीरीज जो चल रही है इसको भी देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एम्स टू इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल एक्सपीरियंसिंग पॉवर्टी। तो निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना करने वाले लोगों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करना है। तो देखिए प्रोग्राम्स लाया था गवर्नमेंट ने टू इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो ये किसके अंडर आया था, तो कब आया था ये, और किस सिस्टम जो सिस्टम आया था, प्रोग्राम था, कब आया था ये, और किसके अंडर आया था। तो ये देखिए ये था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को देखिए वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप पे ये क्वेश्चन नहीं आता है बिल्कुल भी, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा नहीं है, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एम्स टू इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड एंड न्यूट्रिशन की बात हो रही है, स्टेटस की, पीपल्स के। तो इसमें देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कौन सा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, जो अनाज की, जो राशन की दुकानें होंगी, आप भी राशन लाते होंगे कहीं ना कहीं से, तो वही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए जो ऑप्शन बी दे रखा है ना, कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। भाई कौशल की तो बात ही नहीं हो रही इसमें, स्किल की। तो फूड एंड न्यूट्रिशन पे जोर दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन, इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, भाई फिर से वही देखो, फूड एंड न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम नहीं, इससे थोड़ी ना इम्प्रूव होगा फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। भाई वो तो जब आप दोगे गेहूँ अनाज कुछ, तभी तो इम्प्रूव होगा ना फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। और देखिए चौथा वाला ऑप्शन है स्किल लोन स्कीम। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका ऑप्शन जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। बाकी देखिए इस स्कीम को कब आई थी ये स्कीम, तो ये आई थी देखो 1997 के आसपास। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो 1997 में जो अनाज की दुकानें होती हैं, आप जब राशन लाते हैं, जो राशन की दुकानें होती हैं वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर ही हैं। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये 1997 में आई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो ये दूसरी स्कीम है, इनके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, ये मॉडल ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग से ही आपको पता लग रहा है, कौशल मतलब स्किल। ठीक है, तो आप ऐसे ना थोड़ा सा, अगर आप पे क्वेश्चन नहीं आता है तो एसोसिएट करा करिए क्वेश्चन को देख के और ऑप्शंस को देख के कि हाँ ये हो सकता है। यही एलिमिनेशन ट्रिक है और कुछ नहीं है। एलिमिनेशन आपकी इंट्यूशन है, जितना आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा। ऐसे नहीं आएगी ये कि बस आपने याद कर लिया। सारी चीज़ें रट के थोड़ी ना जानी होती हैं एग्जाम में, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही उसको सही कर देगा, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया। कीवर्ड्स को आप मैच करिए, है ना। तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र देखिए मॉडल ट्रेनिंग सेंटर है ये, और एस्टेब्लिश किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, MSDCDE ने, टू प्रमोट द स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए है ये, देखिए इसको याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री याद रखनी है इसकी। इसके अलावा देखिए जो क्राफ्टमैनशिप है, जो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम है, ये स्कीम थी देखिए, ऑफर वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग टू द क्राफ्टमैन इन द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। तो इसमें क्या था, वोकेशनल और टेक्निकल जो ट्रेनिंग है ITIs में, उसको प्रमोट करना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। बाकी जो स्किल लोन स्कीम है, इसमें क्या था, 2015 में आई थी ये, ऑफर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द इंडिविजुअल्स परसुइंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स। तो इसमें थोड़ा सा क्रेडिट जो फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कोर्स कर रहा है बच्चा तो वो अच्छे से कर पाए। परसुइंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स अलाइंड विद नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफिकेशन पैक्स। तो इसमें बस थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उसे, फाइनेंशियल हेल्प स्किल लोन स्कीम में, अगर वो कोई कोर्स कर रहा है तो स्किल का, स्किल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स। देखिए मैं आपको ऐसे पढ़ा तो दूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ये भी बताना है कि आपको उसे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो कैसे एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं, बस, है ना। मेन काम हमारा होना चाहिए एग्ज़ाम पास करना, एग्ज़ाम में मार्क्स इंप्रूव करना, ना कि ये आपको नॉलेज किसी को दिखानी है, नहीं, नेवर। अपना काम है जॉब लो अच्छी सी, और फिर अपना बाद में पढ़ते रहो अगर मन कर रहा है तो। ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कालानुक्रमिक क्रम में गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को व्यवस्थित करें। तो देख लीजिए, अब मैंने आपको पहले भी कराया है, SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो उसमें शायद उसका पूछा था मुग़ल एम्पायर का, है ना।
तो इसमें पूछ लिया है स्लेव डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का तो आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले से फिर बाद में। तो इसका जो आंसर है वो है ए। पहले था रुकनुद्दीन फ़िरोज़, फिर आया था बैरम शाह, फिर आया था अलाउद्दीन मसूद शाह, और फिर आया था नसीरुद्दीन महमूद। तो देख लीजिए, मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करी है, देखो ये है रूलर और ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं कहता आप टाइमलाइन याद करें, बट अगर आपका मन है तो कर लें। बाकी ये जो रूलर्स हैं, ये पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ आया था, फिर रज़िया सुल्तान आई थी, फिर आया था मुजीउद्दीन बहरम, फिर आया था अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, और लास्ट में था मुइज़ुद्दीन मोहम्मद कैकुबात। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं क्रोनोलॉजी, नेक्स्ट एग्जाम में किसी में भी पूछ ले, ठीक है। आप ये याद मत रखिए जो डेट्स हैं, आप इतनी क्रोनोलॉजी याद रखिए। और जो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी थी, इसे मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, मामलुक डायनेस्टी, ठीक है। और ये कब तक थी, तो 1206 से 1209 तक, 1290 तक, सॉरी 1290 तक थी ये। इसके बाद कौन सी आई थी, क्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी 1290 से और 1320 तक, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी आई थी, तुगलक, ठीक है। तो लास्ट वाली आई थी जो लोदी थी, लोदी डायनेस्टी। फिर लोदी को बाबर ने हरा दिया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बीच में आई थी, देखो खिलजी के बाद में जो आई थी वो आई थी कौन सी डायनेस्टी, तो ये सैयद डायनेस्टी भी थी इसमें, सैयद डायनेस्टी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टार्ट हो गई थी मुग़ल एम्पायर, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। द स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम फॉर माइक्रो क्रेडिट कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स इन जून 2023। तो माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना ने जून 2023 में कितने वर्ष पूरे किए। तो जो PM स्वनिधि स्कीम थी, तो अब तक उसने जून 2023 में कितने साल पूरे कर लिए हैं, तो ये 3 साल पूरे कर लिए हैं। तो कब आई थी ये, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो कब आई थी ये, देखिए PM स्वनिधि जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है माइक्रो क्रेडिट के लिए, और कब लॉन्च करी गई थी, तो 1 जून 2020 में लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ के द्वारा, टू प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द स्ट्रीट वेंडर्स। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ लोन देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, तो वो प्रोवाइड किया जाता है इसमें जो PM स्वनिधि है। तो 1 जून 2020 को आई थी ये, 2023 को देखिए 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे इसे। और हिंदी वालों के लिए मैंने दे रखा है PM स्वनिधि 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई यह केंद्रीय क्षेत्र की माइक्रो क्रेडिट योजना है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। इमेजेस दोज आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज टर्म्ड एज। तो स्क्रीन पर बनने वाली छवियों को क्या कहा जाता है। तो जो स्क्रीन पर इमेजेस बनती हैं तो वो कौन सी इमेजेस होती हैं, तो वो होती हैं रियल इमेजेस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो जो इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेज। तो जो स्क्रीन पर इमेज बनती हैं वो रियल इमेज हैं, और रियल इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट दे कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है भाई, तो virtual image cannot be formed on a screen because the light rays that formed the image appear to meet when produced backward। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं, तो रियल इमेज कहलाती हैं वो। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, उन्हें स्क्रीन या फोटोग्राफ फिल्म पर पेश किया जा सकता है। तो आभासी जो छवियों को स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि छवि बनाने वाले प्रकाश की किरणें पीछे की ओर उत्पन्न होने पर
मिलती दिखाई देती हैं। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेजर्स यूज टू इवेलुएट अ नेशंस इकोनॉमिक हेल्थ। तो किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उपाय उपयोग किया जाता है। तो किसी भी देश की, देखो कंट्री की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो कैसे कैसे मेजर की जा सकती है, तो इवैल्यूएशन कैसे की जा सकती है, तो कैसे मेजर करते हैं हम, जीडीपी में ही मेजर करेंगे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो किसी भी देश की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो उसको मेजर जीडीपी के थ्रू किया जा सकता है, और उसका जो आंकलन होता है वो जीडीपी के थ्रू ही लगाया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देख लेते हैं हम जीडीपी के बारे में। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इज़ अ मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री और रीजन। तो जितनी भी वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं कंट्री या फिर रीजन में ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित टाइम के लिए, इट्स अ कॉमन वे टू मेजर द साइज एंड इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। तो इतना ध्यान रखना है आपको जीडीपी, और ये जीडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी क्या है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, आई क्या है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, जी क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जो जीएनपी इज़ अ मेजर ऑफ टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स and businesses regardless of where they are produced. It's calculated by adding the value of all goods and services produced by a country's residents plus income earned by the residents in a foreign countries minus income earned by foreign residents in a country। ठीक है भाई। तो नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इनकम अर्न बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद इन अ कंट्री इंक्लूडिंग इनकम अर्न बाय रेजिडेंट आउटसाइड द कंट्री। तो जितनी भी कंट्री की इनकम होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, और जितने भी इंडिया के जो अपनी कंट्री के रेजिडेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो बाहर की कंट्रियों में जितनी भी इनकम अर्न की जाती है तो वो नेशनल इनकम होती है। तो ये देखिए हिंदी में देखिए, सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट अवधि में किसी देश या क्षेत्र की उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का एक मौद्रिक माप है। यह अर्थव्यवस्था के आकार और आर्थिक स्वास्थ्य का मापने का एक सामान्य तरीका है। तो ये इसकी फॉर्मूला है। उसके अलावा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी देश के निवासियों और व्यवसायों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का एक माप है, चाहे वो कहीं भी उत्पादित हों। इसकी गणना किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़कर की जाती है। साथ ही विदेशों में निवासियों द्वारा अर्जित आय देश में विदेशी निवासियों द्वारा अर्जित आय को घटाकर। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। उसके अलावा देखिए राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होती है किसी देश के भीतर आर्थिक गतिविधि से अर्जित सभी आय का कुल मूल्य है, जिसमें देश के बाहर के निवासियों द्वारा अर्जित आय भी शामिल है। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग द इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट्स आउटसाइड द कंट्री। तो जो जितने भी हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं आउटसाइड कंट्री वो अर्न कर रहे हैं वो भी हमारी नेशनल इनकम में आएगा। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मोटा मोटा। अब जीडीपी पूछ लिया, जीएनपी पूछ सकता है, नेशनल इनकम पूछ सकता है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन 2024। तो 2024 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो आपको बताना है कौन बनी है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सुमन कुमारी। तो जो बीएसएफ है वो कब एस्टेब्लिश करा गया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 1 दिसंबर 1965 में। और जो हमारी बीएसएफ की फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात हैं। ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
फीचर ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 FRBMA। तो निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBMA की एक विशेषता है? तो फीचर पूछा है इसमें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में देखिए फिस्कल डेफिसिट को कम करना ही होता है। तो इसमें जो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो रिडक्शन है फिस्कल डेफिसिट में बाय 0.3% ऑफ GDP ईच ईयर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो राजकोषीय घाटे में प्रत्येक वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी, तो कम करना है जो फिस्कल डेफिसिट है 0.3% GDP का एवरी ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये इसका फीचर है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBMA एक्ट। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 14। इन सितंबर 2024 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लिप्रोजी। तो सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाले दुनिया के पहले देश के रूप में निम्नलिखित में से किसे मान्यता दी? तो ये किसे मान्यता दी थी? तो ये दी थी जॉर्डन को। तो जॉर्डन कहाँ पे है? वेस्ट एशिया में है। तो यहाँ पे है, देखो ऐसे कुछ ऐसे करके बन रहा है इज़राइल, और यहाँ पे है वेस्ट बैंक, यहाँ पे है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स है ना, जो ये इज़राइल का है, ये इज़राइल है भाई। और इधर पड़ता है गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप किससे लग रही है? तो ये लग रही है इधर इससे, इजिप्ट से, और इधर मेडिटेरेनियन सी में। और जो वेस्ट बैंक है, तो ये वेस्ट बैंक है जो यहाँ पे पड़ता है जॉर्डन, और ऊपर की तरफ पड़ता है लेबनान, और यहाँ पे पड़ता है सीरिया। ठीक है भाई, तो जॉर्डन की जो सीमा लगती है वो लगती है वेस्ट इससे, इज़राइल से, इज़राइल के वेस्ट बैंक से। ठीक है, यहीं पे डेड सी पड़ता है, इज़राइल वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो ये WHO के बारे में देख लेते हैं। तो WHO देखिए, WHO तो ये स्थापित कब किया गया था? 1948 में। हेडक्वार्टर याद रखना है आपको, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जब इसने स्टार्ट किया था काम, तो काम कब से स्टार्ट किया था? तो 7 अप्रैल से, 1948 से। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं हम। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, तीनों एग्जाम्स में पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भिराना न्योलिथिक साइट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो भिराना एक नवपाषाण स्थल है जो कि किस स्टेट में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आपको साइट्स थोड़ा सा याद रखनी है, आपको जो IVC की साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो थोड़ा सा देख लें। बाकी जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं, पैलियोलिथिक जो साइट्स हैं या मीजोलिथिक जो साइट्स हैं, मीजोलिथिक जो साइट हैं और जो नियोलिथिक साइट्स हैं, ये आपको थोड़ा सा देख के जाना है एक बार, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है, SSC में भी पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको ही पता होना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ही। ठीक है भाई, और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हुए हैं उनके आर्टिकल हैं 51 से लेके 62। लीडर ऑफ अपोजिशन ये होता है कि जिसने जब इलेक्शन के टाइम पे जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं, जो मेजॉरिटी होती है पार्टी, उसके बाद जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं, जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा होते हैं पार्टी के, वही लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है। जैसे अब मेजॉरिटी में अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट है ना, तो बीजेपी के अपोजिट में जो उससे कम सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो सबसे ज़्यादा हैं उसके बाद सीटें, तो वही लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है। ठीक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन अभी हैं राहुल गांधी, वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, मेजॉरिटी जो पार्टी है उसकी सीटों से जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं लोकसभा में, तो उसका ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, और देखिए मैं आपको बताऊं राज्यसभा पार्लियामेंट किस आर्टिकल में है। पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट है 79 में, और राज्यसभा है 80 में, और लोकसभा है 81 में। इतना आपको ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। 79 में है पार्लियामेंट। और ये इसके देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। और देखिए वोटिंग में भी ये फर्स्ट जो इंस्टांस होता है, मान ले फर्स्ट इंस्टांस में जो वोटिंग होती है राज्यसभा में किसी बिल के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ये फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करते हैं। अगर टाई हो जाए तो ये सेकेंड इंस्टांस में वोट देते हैं अपना, जब टाई हो जाता है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्स टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। तो कौन सी स्कीम है, तो वो है ऑप्शन डी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये इस स्कीम के थ्रू रूरल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, क्रिएट करना है रूरल एरियाज़ में। तो स्वर्ण जयंती शहरी जो रोज़गार योजना है ये 1999 में आई थी। और जो अभी देखिए जो वो चल रही है, योजना चल रही है ना, नेशनल अर्बन रूरल मिशन, है ना, ये वाली योजना के अंडर ही है ये। अब इसको बोलते हैं क्या, मैं अभी दिमाग से स्लिप हो रहा है मेरा नाम, वो इसका कौन सा है। बाकी देखिए प्रधानमंत्री रोज़गार योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1997 में, और ये आई थिंक 1993 में आई थी ये वाली योजना। इसमें क्या था, जो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी। किसके लिए, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है इस योजना में। जो प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना है 1993 में ये योजना आई थी। तो ये वाली है जो स्वर्ण जयंती है 1999 में, 1999 में, 1997 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो रूरल एम्प्लॉयमेंट, इस वाली योजना के बारे में देख लेते हैं, जो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो लॉन्च करा गया था तो 1 अप्रैल 1995 में, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के द्वारा। इस प्रोग्राम का जो एम था वो था क्रिएट 2 मिलियन जॉब्स इन रूरल एरियाज़ ऑफ द कंट्री इन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज सेक्टर में। और इसी के साथ देखिए एक जो योजना है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इस योजना का आपको ध्यान रखना है। कब आई थी ये, सितंबर 2005 में। लेकिन काम कब से स्टार्ट किया था इसने, इफ़ेक्ट में कब आई थी, केम इन टू इफ़ेक्ट, तो 2 फरवरी 2006 से। और जो मनरेगा है इसमें क्या है, 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसकी आपको डेट याद रखनी है, 2005 में आई थी ये योजना। और इस वाली की भी डेट याद रखनी है, नेशनल द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट योजना है दोनों, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किससे लिया गया है, किस संविधान से, तो वो लिया गया है रसिया से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और देखिए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये लिए गए हैं प्रियम्बल में किससे, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और जो हमारा जो प्रियम्बल है इसको हमने एडॉप्ट कब किया था, एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और केम इनटू इफ़ेक्ट कब से लागू हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है एडॉप्टेशन डेट, और केम इनटू इफ़ेक्ट 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और क्या था इसके बारे में और देख लेते हैं प्रियम्बल। और जो प्रियम्बल है, जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं वो आपको दे रहा हूँ। जो प्रियम्बल है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने।
तो जो प्रियम्बल है इसी पर बेस्ड है वो, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, और इसे अडॉप्ट करा गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है भाई। और अमेंड किया गया था 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में 3 वर्ड्स ऐड करे गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो ये तीनों वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में उसमें, और प्रियम्बल लास्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में ऐड किया गया है ये, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है तो प्रियम्बल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following states is not connected to the Golden Quadrilateral Highway Network? नोट पे ध्यान देना है, ऑप्शन पढ़ते टाइम कभी नोट को भूल जाओ और पता चले कुछ और ही लगाया है ठीक है भाई, तो इतना ध्यान रखना है आपको। बहुत जल्दबाजी में कई बार हम नोट को तो भूल ही जाते हैं, पर भूलना नहीं है, मैं हूँ ना आपको याद दिलाने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा इससे कनेक्टेड नहीं है? तो केरला इससे कनेक्टेड नहीं है भाई, ऑप्शन सी। अब देख लो इसके बारे में कौन कौन से कनेक्टेड हैं। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क है, इससे देखिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, हरियाणा। थोड़ा सा एक बार नज़रों में निकाल लें, ऐसे याद तो नहीं होंगे बट ठीक है, एक बार नज़रों में निकाल लेंगे, ऑप्शन में दिखेगा तो कर देंगे आप सही। हाईवे नेटवर्क दैट कनेक्ट्स टू द मेजर सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को कनेक्ट करता है, ध्यान रखना है। पार्ट ऑफ द नेशनल हाईवे, ये जो है पार्ट है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, विच वाज इनिशिएटेड इन 1998 में। तो सिटीज़ आपको याद रखनी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा स्टेट याद रखना है, नज़रों में से निकालना है। अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे, अगले वाला जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन चेस प्लेयर रौनक सदवानी हु फिनिश्ड जॉइंट सेकंड इन द मास्टर्स ग्रुप ऑफ द 30th अबू धाबी इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल दैट कंक्लूडेड इन अगस्त 2024 बिलोंग्स टू विच सिटी? तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक सदवानी जो अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स ग्रुप में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे, किस शहर से संबंधित हैं? तो वो है नागपुर से। तो नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, इतना आपको ध्यान रखना है। और डीकू केस बने हैं अभी वर्ल्ड चैंपियन चेस के, ठीक है भैया। तो ये कहाँ से हैं? तो ये हैं चेन्नई, तमिलनाडु से, और अभी इन्होंने हराया था चाइना के, लेरेन करके हैं उनका नाम, तो वो मेरे तो ध्यान नहीं है क्या है, बट चाइना का जो अभी इनसे पहले चाइना के थे जो वर्ल्ड चैम्पियन थे चेस के, तो अभी बन गए हैं डीकू केस वर्ल्ड चैम्पियन चेस के, ठीक है। और चेस में देखिए टोटल होते हैं कितने, 64 कॉलम्स, 32 वाइट होते हैं और 32 ब्लैक होते हैं, ठीक है। और 60 होती हैं इसमें, 16 होती हैं इसमें गोटियाँ, आपको ध्यान रखना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एसएससी का, है ना, जो इसमें जैसे हम बोलते हैं आम बोल चाल में, जो 16 होती हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, ये आप ध्यान रखें। डीकू केस बन गए हैं अब वर्ल्ड चैम्पियन चेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये है इन विच मंथ इज़ दी हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया? कई बार ना स्लिप हो जाता है वर्ड, है ना, बोला नहीं जाता। तो भारत में हॉर्नबिल, तो आप थोड़ा सा ना इस चीज़ को मैनेज कर लेना, कभी आप हर एक वर्ड को पकड़ने बैठ जाओ भाई, ठीक है। आपका मेन काम होना चाहिए चीज़ों को सीखना, है ना। तो आपको ऐसे वर्ड पे ध्यान नहीं देना, अगर कोई चीज़ मैं गलत भी बोल देता हूँ बाई चांस, अगर स्लिप हो जाता है तो उस चीज़ को आप थोड़ा मैनेज कर लें, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। तो भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दिसंबर में। तो किस स्टेट का जो है ये फेस्टिवल है? तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो होता है नागालैंड में,
नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, इधर त्रिपुरा पड़ता है, ध्यान रखना है आपको। और इधर सिक्किम पड़ता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे वेस्ट बंगाल इसके बीच में पड़ता है, वो क्या कहते हैं उसे, बांग्लादेश। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22 22। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। क्रोनोलॉजी पूछ लिया इन्होंने, ऐसे देखो, ऐसे पूछिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो यहाँ से यहाँ पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम तक भारत के निम्नलिखित जैवमंडल रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले पड़ता है सुंदरवन, तो ये पड़ता है इधर वेस्ट बंगाल में। फिर पड़ेगा कौन सा, सिमलीपाल, तो ये पड़ेगा उड़ीसा में। फिर उसके बाद पड़ेगा अचनकमार, तो ये पड़ेगा छत्तीसगढ़ और इधर कौन सा है ये, एमपी, हाँ छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे पड़ेगा ये। फिर पड़ेगा पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी पड़ेगा किस पे, तो ये पड़ेगा उसमें एमपी में। ठीक है भाई, तो ये है अपने भारत का, ऐसे थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई। ठीक है, कभी आप ऐसे, तो ऐसे करके है ना, ऐसे करके है कुछ, तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से है वेस्ट बंगाल वाला, फिर उसके बाद ये उड़ीसा में, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, और फिर पड़ेगा एमपी में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट 4 3 एंड 2, ईस्ट टू वेस्ट पूछा है, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो पहला पड़ेगा ये सुंदरबन, फिर पड़ेगा चौथा सिमलीपाल, फिर पड़ेगा तीसरा अचनकमार, और फिर पड़ेगा पंचमढ़ी। आपको स्टेट भी याद रखना है, स्टेट पूछ सकता है आपसे। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, मैं क्लास लेके आ जाऊँगा बायोस्फीयर रिजर्व की, नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, सबकी जब आप कहेंगे। ठीक है, आप बस पढ़ो, PYQ का ऐसे घोट के पी जाओ, और हम हैं ना PYQ कराने के लिए, मैं आपको सारे PYQ करा दूंगा, और PYQ आपकी मुट्ठी में होंगे, चिंता ना करें आप बिल्कुल। PYQ तो एक भी नहीं छोड़ना भाई, अगर क्वेश्चन आपको दिख गया तो आप कत्ल करके आओगे एग्जाम में उसका क्वेश्चन का। ठीक है, आप छोड़ोगे नहीं उसे, उसको ऐसे मार दोगे एग्जाम में जाके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ अज्यूम द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला इन 2022। तो निम्नलिखित में से किसने 2022 में सेना प्रशिक्षण कमान शिमला के प्रमुख पदभार ग्रहण किया। तो ये कौन है, तो ये थे लेफ्टिनेंट SS मार्शल, तो इन्होंने आर्मी ट्रेनिंग कमांड का चार्ज संभाला है शिमला में 2022 में। 2 साल पुराना वो पूछ लिया है इन्होंने, है ना, करंट अफेयर्स। अब इनकी आदत बिगड़ गई है भाई, अब 6 महीने का 1 साल का तो कम पूछते हैं, 2-3 साल पुराना पूछते हैं, बच्चा कहाँ से याद करे। चलो फिर भी हम देख लेते हैं रिपीटिशन के लिए, है ना। बाकी SSC का तो भाई 3 साल पुराना फिक्स है, वो 1 साल का पूछता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सीनियर IAS ऑफिसर दीपक कुमार वाज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन एज द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन मार्च 2024। वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को चुनाव आयोग ने मार्च 2024 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया था। तो किस स्टेट का गृह सचिव बनाया है, तो वो था उत्तर प्रदेश स्टेट का। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो भैया आप ज़रूर अपने रिव्यूज़ जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके, ये आपका काम है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना, भलाई भी करो आप थोड़ी सी, ताकि आपको फल मिले जल्दी भलाई का भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन जनवरी 2024 सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च्ड हरित नौका गाइडलाइंस एंड रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 एट द इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल इन। तो जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग किस सिटी में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC में हरित नौका दिशा निर्देश में नदी क्रूज पर्यटन रोड मैप 2047 लॉन्च किया। तो कहाँ किया है वो, तो वो किया था कोलकाता में।
तो यहाँ पे हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 25 टॉप के क्वेश्चन है जो आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं अभी, जिसका पेपर दिसंबर में हुआ है 2024 में। तो भाई कांस्टेबल वाले ध्यान रखें, आरपीएफ का कांस्टेबल का पेपर आ रहा है ना, जनवरी फरवरी में। तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, छोड़े ना एक भी क्वेश्चन को आप, ठीक है। और बाकी मैं गारंटी देता हूँ आपसे, पीवाईक्यू का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम, रिवीजन आपका मस्त हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।